बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। देखने और सुनने वालों को रब नवाज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का टाइटल है बाबरा मस्जिद का अधूरा फैसला। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की आवाम इस तारीख को दो तरह से देखती है। कुछ लोग इसका जश्न मनाते हैं और कुछ लोग इस पर दुख जताते हैं। बाबरी मस्जिद इसी दिन तोड़ी गई थी। आज़ाद हिंदुस्तान की ये एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों के दिलों को बांट दिया। मुसलमानों को लगा कि उनकी इबादत की जगह को तोड़ दिया गया और हिंदू देखते रहे, जश्न मनाते रहे। ऐसा जश्न जिसमें मुसलमान शामिल नहीं हो सकते थे। इससे पहले तो हर त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी में सभी एक साथ शामिल होते थे, साथ जश्न मनाते थे। मगर उस वक्त हिंदुस्तान का एक तबका दुखी था और दूसरे तबके के लोग जश्न मना रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। सभी ने देखा कैसे मस्जिद गिराई गई। कोर्ट में केस किया गया, केस चला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ऐसा फैसला जिसे सभी ने मान तो लिया, लेकिन बहुत से लोग इसे चाह कर भी दिल से अपना नहीं सके। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी बिना जवाब के रह गया। क्या है वो सवाल, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे क्यों ये फैसला हमेशा विवादित रहेगा। इजाजत कोर्ट ने दे दी थी। तो 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बैठे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर। इन 5 जजों वाली बेंच ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद में ज़मीन हिंदू पक्ष को दी जानी चाहिए। इसके पीछे 3 मेन रीजंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी। बाबरी मस्जिद के ज़मीन के नीचे भी एक स्ट्रक्चर मिला था और वो स्ट्रक्चर इस्लामिक नहीं था। मतलब कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए किसी ढांचे को, एक स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये भी था कि बाबरी के नीचे मंदिर ही था। इस बात को भी ASI की रिपोर्ट साबित नहीं कर सकी है। मतलब कोई स्ट्रक्चर तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनी थी ये साबित हो गया था, मगर किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी बाबरी मस्जिद, ये बात साबित नहीं हो पाई। दूसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि खाली जमीन पर मस्जिद नहीं बनी थी। साथ ही सबूत पेश किए गए हैं अंग्रेजों के आने से पहले के कि हिंदू बाहरी अहाते में पूजा करते थे। सीता रसोई, राम चबूतरा और सिंह द्वार का जिक्र भी कई जगह मिलता है। 1934 में हुए दंगे भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बाद में अंदर के आंगन का मसला दोनों पक्षों के बीच विवाद का मुद्दा भी बन गया था। कोर्ट ने तीसरी अहम बात कही थी कि हिंदुओं का ये मानना कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी जमीन के मालिकाना हक को धर्म, मान्यता या फिर आस्था के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे की रिपोर्ट को अपने जजमेंट का आधार बनाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना था कि वहां 1949 में मूर्तियां रखना और बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ना गैर कानूनी था, गलत था, अपवित्र काम था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की एक दूसरी ज़मीन दी जाएगी। यहाँ अयोध्या में जो विवाद था उसकी ज़मीन 2.77 एकड़ में फैली हुई थी। तो ये थी वो 3 अहम बातें जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन सच क्या इतना ही था? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई सवाल उठे, क्योंकि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी ये सुप्रीम कोर्ट में साबित ये बात नहीं हुई थी। और दूसरी बात ये कि अगर बाबरी मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था तो फिर गुनहगारों को सज़ा क्यों नहीं हुई? दोनों सवाल जायज़ हैं और इनका उत्तर ढूंढने के लिए हमें बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दर्ज हुई FIRs का रुख करना होगा। ध्यान दें कि 2 FIRs दर्ज हुई थीं। एक थी FIR नंबर 197 और दूसरी FIR नंबर 198। FIR नंबर 197 में डकैती, लूटपाट,
चोट पहुंचाने, इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर दो गुटों में दुश्मनी बढ़ाने जैसे इल्ज़ाम लगाए गए थे। और दूसरी एफआईआर नंबर थी 198। इसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था जिन्होंने रामकथा पार्क में मंच से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। राम जन्मभूमि पुलिस आउटपोस्ट के इंचार्ज गंगा प्रसाद तिवारी ने 6 दिसंबर की शाम 5:25 पर यह एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि करीब सुबह 10 बजे जब वो कार ड्यूटी पर तैनात थे और विश्व हिंदू परिषद कार सेवा कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा राम कथा कुंज के डायस पर बैठे थे और कार सेवकों को अपने भाषण से उकसा रहे थे, जिसके बाद उकसाव में आकर कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। पहली एफआईआर में दर्ज लोगों के मुकदमे की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई, जबकि दूसरी एफआईआर में दर्ज मामलों की जांच सौंपी गई थी यूपी सीआईडी को। बाबरी मस्जिद को ढहाने वालों को सजा क्यों नहीं मिल पाई, किस तरह कोताही बरती गई, किस तरह आरोपियों को खुली छूट दी गई, इसका पता हमें सीमा चिश्ती की द कैरवान के लिए लिखी गई एक रिपोर्ट से चलता है। सीमा चिश्ती लिखती हैं, सीबीआई अदालत में जांच और मुकदमे में लगभग 30 साल लग गए। इस घटना पर 49 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। वक्त बीता, कई ऑफिसर बदले, जांच हुई, बहसें हुई और उसके बाद सीबीआई ने आखिरकार एफआईआर नंबर 197 और 198 को एक साथ जोड़ दिया। 1993 में सभी 49 मामलों में एक ज्वाइंट चार्जशीट दाखिल की और फिर 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया। किसी भी गवाह को बुलाकर उसकी जांच नहीं की गई, कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया, अदालतों ने कोई आरोप तय नहीं किया और मामला लटका रहा। इधर बाबरी विध्वंस से बीजेपी नेताओं को माइलेज मिल चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो बाबरी विध्वंस की सारी जिम्मेदारी बीजेपी और वीएचपी पर डाल रही थीं और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अपना दामन पाक साफ दिखाने में लगे थे, बावजूद इसके आरोपियों पर कड़ा एक्शन नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों खामोश रहे सारे के सारे लोग। 1996 में राव को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आ गए, मगर सरकार चली सिर्फ 2 हफ्ते। 1996 और 1998 के बीच 2 गठबंधन सरकारें बनी और गिर गईं। अगले आम चुनाव के बाद बीजेपी और अन्य पार्टियों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना लिया। वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 1999 में उनकी सरकार फिर गिर गई। एनडीए ने बाद के चुनाव में एक आरामदायक जीत हासिल की और वाजपेयी ने तीसरी बार शपथ ली। इस बीच उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कई बदलाव देखे गए। अब आप राजनीति का करिश्मा देखिए। सीबीआई जिनके खिलाफ कार्रवाई करती, उनको चुनाव में जीत मिल चुकी थी। अब वो ऊंचे राजनीतिक पद हासिल करने में लगे थे। वाजपेयी के दूसरे और तीसरे कार्यकाल में आडवाणी को होम मिनिस्टर और तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री बन गए। सीमा चिश्ती द कैरवान में लिखती हैं कि वो दौर था जब कारगिल युद्ध हुआ, पोखरण में परमाणु टेस्ट हुआ। दोनों ही मसले राष्ट्रवाद में इजाफा कर रहे थे। सीबीआई ने भी इस केस को लंबा, जटिल और एक तरह से भ्रमित करने वाला बना दिया था। मेरे सहयोगियों और मैंने सीबीआई अदालत के सामने गवाही दी। मैं 2014 में एक बार और 2019 में 3 बार पेश हुई। हर बार समन को हम तक पहुंचने में कई साल लगे। एजेंसी को कोई जल्दी नहीं थी। सीबीआई को गवाहों को सुनने में जितना समय लगा, उससे 1992 में हमने जो यूमैटिक टेप शूट किए थे वे तकरीबन विलुप्त हो गए। हमारी गवाही ने सीबीआई अधिकारियों को अदालत में बेचैन कर दिया। तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्यों में उत्साही गवाहों ने एजेंसी के अधिकारियों के जीवन को मुश्किल बना दिया। लेकिन सीबीआई को तूफान का सामना करने के लिए बस इतना करना था कि वो वक्त को अपना असर दिखाने दे, यादों को कमजोर करे, सबूतों को नष्ट करे और गवाहों को मरने दे। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 10 दिन बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना दिया था। उसे जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकतम 3 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन समय समय पर इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहा और इस तरह 17 साल के दौरान आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। लिब्राहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी और इस दौरान आयोग के कामकाज पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब आप लेट लतीफ़ी का अंदाज़ा खुद लगा लें, कैसे गंभीर सेंसिटिव मामले में इंसाफ को कुचला गया, दबाया गया, अंधेरे में कर दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च हुए आयोग पर, मगर
नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रह गया, क्योंकि बाबरी विध्वंस के जिम्मेदार को तो सज़ा मिल नहीं पाई। जबकि अपनी रिपोर्ट में लिब्राहन आयोग ने ये पाया था कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया। आयोग ने साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश भी की थी। सीबीआई ने जो 1993 में ज्वाइंट चार्जशीट पेश की थी, उसे लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, और इस तरह आडवाणी और अन्य हिंदूवादी नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दांवपेच और तकनीकी कारणों में फंस गया। अभियुक्त के वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो उससे पता चलता है कि आयोग ने संघ परिवार के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया जो कह रहे थे बाबरी विध्वंस हिंदू जुनून का नतीजा था, न कि राजनीति से प्रेरित था। आयोग ने कहा कि कारसेवकों की लामबंदी, अयोध्या और फैजाबाद में उनका जुटान ना तो अपने आप हुआ था और ना ही स्वैच्छिक था। ये अच्छी तरह से सुनियोजित और प्लानिंग के तहत किया गया था। इसके लिए दसियों करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी, आडवाणी और जोशी को विध्वंस के लिए छद्म नरमपंथी करार दिया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 17 लोगों की मौत फैसला आने से पहले ही हो गई थी। सितंबर 2020 में फैसला आया और बाबरी विध्वंस की साजिश रचने के सभी 32 आरोपी बरी हो गए। लखनऊ की सीबीआई अदालत ने सभी को पाक साफ बताया। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, मगर वहां याचिका खारिज कर दी गई। अब आते हैं उन सवालों पर जिन्होंने इस मसले को हमेशा के लिए विवादित बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं, मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। तो पहला सवाल यही है कि क्या सर्वे की रिपोर्ट को नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए आस्था को आधार बनाकर फैसला दिया गया? दूसरा सवाल, कोर्ट ने माना कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि मुसलमान लंबे समय से वहां नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें विवादित जमीन नहीं मिली, क्योंकि वे 1857 से पहले वहां के कब्जे को नहीं दिखा सके। लेकिन यही पैमाना फिर हिंदू पक्ष के लिए क्यों नहीं रखा गया? तीसरा सवाल, कोर्ट ने 1949 में मूर्ति रखने और बाबरी मस्जिद को 1992 में गिराने को अवैध माना, गैर कानूनी माना, तो फिर सभी आरोपी बरी क्यों कर दिए गए? किसी को सजा क्यों नहीं मिली, जबकि साजिश की रिपोर्ट्स, चश्मदीद सबूत सब जैसे कि अपने वीडियो में रोहित साहब की बात को सुना कि वो बता रहे थे कि 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कम्युनिटी ने जो है बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और वो बड़े खुश थे, और ज़ाहिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बुरी खबर थी ये, और वो बहुत दुखी हुए। इस वक्त इस तारीख को जो है वो इसी तरह याद रखा जाएगा। किसी के चेहरे पर हंसी थी, किसी के चेहरे पर गमी थी। 9 नवंबर 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो है वो ज़मीन हिंदू कम्युनिटी के हवाले कर दी, और बहुत सी रिपोर्ट में जो थी उनके सामने पेश हुई, और उनमें बताया गया कि बाबरी मस्जिद जो है वो खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी, उसके नीचे स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर जो था वो मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं था। बीच में सीआईडी को भी इन्वॉल्व किया और सीबीआई कोर्ट को भी इन्वॉल्व किया, रिपोर्ट्स को अदल बदल किया, झूठ सच हुआ, सच झूठ हुआ। पॉलिटिशियन मैन जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होनी थी वो इक़्तिदार में आ गए और वो बालातर हो गए, और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा होनी थी, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। रोहित साहब की ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो है वहाँ पर जाकर आप उनको लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ढेर सारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फ़िर ईमान।